हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजे स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप केवीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस आपके लिए एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है जो कि 28 जुलाई से शुरू होगा। इस बैच कोर्स में आपको इंडिया के जितने भी टॉप के एजुकेटर्स हैं वो सब एक साथ मिल जाएंगे जो आपको केवीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कराएंगे। और अगर अभी तक आपने जो है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ आपको 4500 फीस पेड करनी होती है। अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सिर्फ आपको 5400 फीस पेड करनी होती है। और अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं ABRG10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाता है। और इस सब्सक्रिप्शन में आप DSSB, सुपर टेट, केवीएस और एपीएस जैसे सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे 28 जुलाई से आपका नया बैच कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके इस बैच कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते समय कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं जल्दी आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 14 पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, इसको शुरू करने से पहले जो पिछली क्लास में एक क्वेश्चन रह गया था, कुछ टेक्निकल इशू था जिस वजह से क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाया था। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि पर्यावरण संरक्षण में कितने आर का प्रयोग करते हैं, कचरा प्रबंधन में कितने आर का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो कचरा प्रबंधन में याद रखेंगे कि 5 आर का प्रयोग करते हैं। वो 5 आर क्या है मैं आपको बता देता हूं। तो पहला जो है सबसे पहले वो है आपका रिफ्यूज। ठीक है, आप मना करें अगर कुछ भी आपको पॉलिथीन वगैरह इस चीजें से, इस तरीके से चीजें कोई मिल रही हैं। रिफ्यूज के बाद में जो आता है वो है आपका रिड्यूस। अगर आप मना नहीं कर सकते तो आप उसकी मात्रा कम करें। उसके बाद में आता है रीयूज, चीजों को दोबारा यूज में लेना सीखें। उसके बाद में आता है रिसाइकिल, पुनःचक्रित जिसको बोलते हैं हिंदी में। और उसके बाद में आपका जो सबसे लास्ट में है और जो 5 वाला है वो है रीपर्पस। तो ये सबसे नया है। ध्यान रखेंगे कि पहले जो है कचरा प्रबंधन में 3 आर का प्रयोग करते थे, फिर 4 आर हुए और अभी जो है 5 आर का प्रयोग किया जाता है। वो 5 आर कौन कौन से हैं? रिफ्यूज है, रिड्यूस है, रीयूज है, रिसाइकल है और रीपर्पस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण को संविधान में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा है। तो पर्यावरण संरक्षण को संविधान में शामिल करने वाला जो पहला देश है वो देश है भारत। ध्यान रखेंगे, पर्यावरण संरक्षण को संविधान में जो शामिल करने वाला देश है वो देश है भारत। याद कर लीजिएगा इसको। और एक पॉइंट यहाँ पे और बता देता हूं मैं आपको। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में पर्यावरण संरक्षण को विकास के साथ किस पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था, ठीक है, तो भारत में पर्यावरण को विकास के साथ जो है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है वो राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है वो किस राज्य में है, तो भारत में जो सर्वाधिक वन प्रतिशत है वो है मिजोरम में। तो सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन फिर से है, भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, आंसर मैंने अभी आपको बताया इसका क्या है, मिजोरम। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। हाँ, एक चीज अगर आपसे और पूछे कि विश्व में सर्वाधिक वनों वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक वनों वाला जो देश है वो है रूस। और अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वनों वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वनों वाला जो देश है वो देश है ब्राजील। इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, या फिर भारतीय वन अनुसंधान जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है देहरादून। और देहरादून है उत्तराखंड में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र का मुख्यालय जो है वो देहरादून में स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का जो मुख्यालय है वो भोपाल में स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है ये स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में। याद रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो हम सबको पता है कि पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है 5 जून को। और अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि पर्यावरण जो संरक्षण दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि राष्ट्रीय पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। राष्ट्रीय पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपका बेंगलुरु में स्थित है। और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और बेंगलोर को भारत का बगीचा भी कहा जाता है।
अगर आपसे पूछें कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, तो याद रखोगे भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, बंगलुरु को कहा जाता है। ठीक है, भारत का बगीचा याद रखेंगे बंगलुरु। और अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली जो है ये स्थित है केरल में। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, विश्नोई आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो विश्नोई आंदोलन का संबंध जो है वो है राजस्थान से। ये भारत का सबसे पुराना आंदोलन है जिसकी शुरुआत की गई थी खिजड़िली से। खिजड़िली एक गांव का नाम है जो कि जोधपुर राजस्थान में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और वर्ष 1731 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा अमृता देवी बिश्नोई के नाम से पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। और ये भारत का सबसे पहला आंदोलन था जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया, पेड़ों को बचाने के लिए किया गया। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो चिपको आंदोलन का जनक जो है वो कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। 1973 में उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन की, याद रखेंगे 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो की गई थी। अगला प्रश्न है कि एपिको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो चिपको आंदोलन से ही प्रेरित होकर ध्यान रखेंगे कि पांडुरंग हेगड़े ने वर्ष 1983 में कर्नाटक में एपिको आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, चिपको आंदोलन से ही प्रेरित होकर चिपको आंदोलन के 10 साल के बाद 1983 में पांडुरंग हेगड़े के द्वारा कर्नाटक में दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है, विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है, सही आंसर है 16%। विश्व के लगभग 16% भाग पर वनों का विस्तार है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत के लगभग 24.54% भाग पर वनों का विस्तार है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लोकटक झील पर स्थित है और यह है मणिपुर में। ठीक है, ये लोकटक झील पर स्थित है और ये मणिपुर में है। हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, यह लद्दाख में है। नामदफा भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, अरुणाचल प्रदेश में है। जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखेंगे। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। हिमिस भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और एक है साउथ बेटन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार में है, वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के साथ साथ विश्व का भी एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जो कि लोकटक झील में है मणिपुर में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ है, ये है असम में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो है उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। ये उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। और इसका जो पुराना नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। इसका जो पुराना नाम था, याद रखेंगे, इसका पुराना नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ये स्थित है राजस्थान में। और ये आर्द्रभूमि स्थल है, ये क्या है, ये आर्द्रभूमि स्थल है। ठीक है, और अगर पूछें कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं, आर्द्रभूमि को रामसर स्थल भी कहा जाता है, तो भारत में कितने रामसर स्थल हैं, ध्यान रखेंगे 42 रामसर स्थल हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सारस जो है वो प्रत्येक वर्ष जाड़ों में साइबेरिया रशिया से उड़कर यहाँ पर प्रवास के लिए आता है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है इंदौर को। इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है। और ये ध्यान रखेंगे कि इंदौर को लगातार चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, लगातार चौथी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। देखो पारिस्थितिकी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी, क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में देखो दो लेटर मिलते हैं आपको, का और ला, और अर्नेस्ट हैकल में भी आपको दो लेटर मिलते हैं, का और ला। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि इकोलॉजी का जनक कहा जाता है अर्नेस्ट हैकल को। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग अवशोषित किया जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब किया जाता है, तो पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 83% भाग जो है वो अवशोषित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण, तो पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, हम सबको पता है।
अगर पूछा जाए कि पत्तियों का रंग पीला किस कारण होता है, तो पत्तियों का रंग पीला जो है वो होता है कैरोटीन के कारण। और अगर आपसे पूछा जाए कि पत्तियों की संरचना में पाया जाने वाला मूल तत्व क्या है, तो पत्तियों की संरचना में पाया जाने वाला जो मूल तत्व है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की ही सहायता से क्लोरोफिल का निर्माण होता है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं और अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। अगला प्रश्न है कि पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग परावर्तित कर दिया जाता है, रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। तो पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 12% भाग जो है वो परावर्तित कर दिया जाता है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी पत्ती का नाम क्या है, तो सबसे बड़ी पत्ती का नाम है विक्टोरिया रीजिया। मैंने आपको बताया है इसका आंसर। ठीक है, सबसे बड़ी जो पत्ती होती है वो होती है विक्टोरिया रीजिया। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग पारगत किया जाता है। तो पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 5% भाग जो है वो पारगत किया जाता है। पत्तियों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 5% भाग पारगत किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों के द्वारा अवशोषित सूर्य के प्रकाश का कितने प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो है कितना भाग प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 4%। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में और सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेगा, शेयर करेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।